अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज हम क्लास 11 इंग्लिश का जो पोइम सेक्शन है उसकी पोइम एक डिस्कस करने वाले हैं, पोइम को स्टडी आउट करने वाले हैं। और पोइम का हमारे पास नाम है ओज़िमेंडियस। ठीक है, अब ओज़िमेंडियस हमारे पास क्या है, ठीक है, और ये कहाँ से आया हुआ वर्ड है उसके बारे में हम इस पोइम के अंदर पढ़ेंगे। इस पोइम को लिखा किसने, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम स्टडी आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पोइम में हमें बताया क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ओज़िमेंडियस हमारे पास क्या है। ओज़िमेंडियस हमारे पास क्या है, एक ग्रीक नेम है। क्या? एक ग्रीक नेम है ऑफ इजिप्शियन फेरोआ। एक ग्रीक नेम है किसका? इजिप्शियन फेरोआ का नेम है। ठीक है, इजिप्शियन फेरोआ का मतलब होता है किंग ऑफ इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के बादशाह का जो लक़ब होता है वो ओज़िमेंडियस कहलाता है। यानी कि इजिप्ट का जो बादशाह हुआ करता था या होता है उसको हम ओज़िमेंडियस कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मतलब लिखा हुआ है ग्रीक नेम ऑफ इजिप्शियन फेरोआ। ठीक है, हमने ये तो देख लिया किंग ऑफ फेरोआ, लेकिन फेरोआ का मतलब हम अगर उर्दू में देखें तो फेरोआ का मतलब उर्दू में होता है फ़िरौन। ठीक है, अब फ़िरौन के बारे में आपने इससे पहले भी छोटी क्लासेस के अंदर लाजमी इस्लामियात की बुक वगैरह के अंदर इसमें किस्से कहानियों के अंदर इसके बारे में लाजमी इसका तस्करा सुना होगा, और कुरान पाक के अंदर भी फ़िरौन का तस्करा मौजूद है। तो फ़िरौन कोई एक शख्स नहीं था। ठीक है, फ़िरौन जो है एक जालिम बादशाह था, और फ़िरौन का जो असल नाम था वो था रैमसेस II। ठीक है, उस वक्त का जो बादशाह था जो बहुत ही जालिम था और बहुत ही गरूर और तकब्बुर वाला बादशाह था, उस वक्त उसका नाम जो था रियल नेम वो था रैमसेस II। आजकल के दौर में भी देखें कि जो बहुत जालिम बादशाह होते हैं या फिर ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे मुल्क के सदर जो बहुत अपनी रियाया के साथ या अपनी आवाम के साथ बहुत बुरा करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि फ़िरौन जैसी हरकतें कर रहा है ये। ठीक है, तो फ़िरौन कोई जो है एक पर्टिकुलर शख्स नहीं है। फ़िरौन एक लक़ब है। जो शख्स बहुत बुरा करता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी चीज़ समझता है और गुरूर और तकब्बुर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो उस शख्स को हम फ़िरौन का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो फ़िरौन जो उस ज़माने का फ़िरौन था उसका नाम था रैमसेस II। ठीक है, तो ओज़िमेंडियस हमने स्टडी आउट किया। ओज़िमेंडियस होता क्या है? ओज़िमेंडियस इज़ अ ग्रीक नेम ऑफ इजिप्शियन फेरोआ, यानी कि इजिप्ट के बादशाह का जो नाम हुआ करता था, इजिप्ट का बादशाह को जो है ओज़िमेंडियस कहा जाता था। उसका जो रियल नेम था वो क्या था? रैमसेस II। ठीक है, जिसको हमने फेरोआ का मतलब उर्दू में हमने देखा क्या होता है, फ़िरौन होता है। अब अगर हम देखें तो ये जो पोइम है, इससे पहले जो हमने लास्ट पोइम पढ़ी थी वो एक बैलेड थी। अब पोइम के अंदर भी किस्में होती हैं, पोइम की अलग अलग जो है उसकी थीम्स होती हैं। ठीक है, तो लास्ट पोइम जो हमने स्टडी आउट की थी लूसी ग्रे, वो एक क्या थी? बैलेड थी। और बैलेड क्या होता है? एक ऐसी पोइम जिसके अंदर कोई ना कोई दास्तान सुनाई जा रही हो या कोई कहानी बताई जा रही हो। अगर हम इस पोइम की बात करें ओज़िमेंडियस की, तो ओज़िमेंडियस क्या है? सोनेट है। अब सोनेट से मुराद यहाँ पे कोई चॉकलेट नहीं है, यहाँ पर सोनेट से मुराद है एक ऐसी पोइम जो कि 14 लाइन्स पर मुश्तमिल हो। एक ऐसी पोइम जो 14 लाइन्स पर मुश्तमिल हो उसको हम किसका नाम देते हैं? सोनेट का नाम देते हैं। ठीक है, अब 14 लाइन्स पर मुश्तमिल तो है, लेकिन इसका पहला स्टैंजा जो है, फर्स्ट स्टैंजा हैज 8 लाइन्स, उसके पहले स्टैंजा के पास जो है कितनी लाइन्स होंगी? 8 लाइन्स होंगी, 8 लाइन होंगी, और उसको हम किसका नाम देंगे? ऑक्टेव का नाम देंगे। इसी तरीके से जो सेकंड स्टैंजा होगा, सेकंड स्टैंजा कितनी लाइन्स पर मुश्तमिल होगा? 6 लाइन्स पर मुश्तमिल होगा, और उसको हम किसका नाम देंगे? सेस्टेट का नाम देंगे। ठीक है, अब अगर हम पोइट को देखें, ये जो पोइम है हमारी, इस पोइम के जो शायर हैं, इस पोइम के जो पोइट हैं, उनका नाम है पर्सी बायशी शैली। ठीक है, अब जो पर्सी बायशी शैली है ये हमारे पास एक क्या है? रोमांटिक एरा के पोइट हैं। यानी कि इनकी जो है उस ज़माने के दौर से जिसमें इनका रोमांटिक एरा चल रहा था, और उस दौर के ये शायर हुआ करते थे। अच्छा, पोएम के बारे में, पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत पोएट का इंट्रो देख लेते हैं कि जो पर्सी बायशी शैली हैं वो थे कौन। पर्सी बायशी शैली एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने जो है जिनकी शादी हुई एट अर्ली एज में इनकी शादी हो गई एक 17 साल की लड़की से, ठीक है।
और 17 साल की लड़की के साथ जब इनकी शादी हुई तो आफ्टर 2 इयर्स उनकी उस लड़की को इन्होंने क्या दे दिया, डिवोर्स दे दी, उनको तलाक दे दी और इन्होंने एक और शादी कर ली। अब वो जो दूसरी लड़की थी जिससे इनकी डिवोर्स हुई थी, तो वो जो है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उस लड़की ने क्या किया, जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर ली आफ्टर द 2 इयर्स ऑफ डिवोर्स। यानी कि 19 साल के अंदर इन्होंने जो है उस लड़की ने क्या कर ली, डिवोर्स अटेम्प्ट कर ली। तो उस वजह से इसका जो है रिग्रेट आफ्टर बहुत अरसे के बाद पर्सी बायशी शैली को इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस था कि उस लड़की ने, 17 साल की लड़की ने जो है जिससे मेरी शादी हुई थी, उसकी जो मौत का जो की वजह है वो क्या, ये अपने आप को समझते थे, ये उसको उस चीज़ को अपना रिग्रेट समझते थे कि मेरी वजह से उसकी जो है उससे सुसाइड अटेम्प्ट की, क्योंकि वो इस सदमे को झेल नहीं पाई कि मैंने उसको डिवोर्स दे दी। तो एट द एज ऑफ 32 अराउंड, इसके अराउंड जो है जो पर्सी बायशी शैली थे, इन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी अपनी पहली जो वाइफ थी उसकी रिग्रेट के अंदर। और इन्होंने जो है एक और पोएम भी लिखी थी जो है, जो कि सेकंड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे, आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर उसको पढ़ेंगे। और वो पोएम भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी याद में इन्होंने एक पोएम पूरी लिख डाली थी, जो कि हम सेकंड ईयर के इंशाल्लाह जो 3rd और 4th पोएम है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था किसका, पर्सी बायशी शैली का, कि ये कौन थे और इनका लाइफस्टाइल क्या था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इस पोएम का जो है हमारे पास थीम क्या है। इस पोएम का थीम है हमारे पास, graveyard are full of those people, the graveyard are full of people who thought themselves indispensable। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो कि अपने आप को अफलातून समझते थे, अपने आप को, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर तकब्बुर करते थे या अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझा करते थे। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि जो है वो शख्स जो ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर तकब्बुर करते हैं और प्राउड फील करते हैं छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर अपनी, और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जिसने जो आया है उसने एक दफ़ा उसने वापसी भी जाना है। तो इस पोएम का थीम हमारे पास क्या है कि द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ पीपल हु थॉट देमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल, कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो अपने आप को एक जो है बहुत बड़ी चीज़ समझा करते थे, अपने आप को अफलातून समझा करते थे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए तो थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको इस पोएम के हवाले से दिया, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप लाजमी जो है इन सबको स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम में हमें बताया क्या जा रहा है। तो पोएट कहते हैं, पर्सी बायशी शैली लिखते हैं, आई मेट अ ट्रैवलर। मेट जो है मीट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ लिखा जा रहा है, साइड में पेज आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। यहाँ बताया जा रहा है कि मैं मिला एक ऐसे मुसाफिर से जो एक कदीम पुराने शहर से आ रहा था। यहाँ पर एंटीक लैंड का मतलब इजिप्ट है, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो इजिप्ट से होके आ रहा था, वो किससे मिला, पर्सी बायशी शैली से, और वो कहता है, हु सेड टू वास्ट लेग्स एंड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। दो बड़ी बड़ी टांगें बगैर धड़ के खड़ी हुई हैं, और वो टांगे किससे मिलकर बनी हुई हैं, पत्थर से। पत्थर की दो बड़ी बड़ी टांगे बगैर धड़ के खड़ी हुई हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान के बीचों बीच। वो कहता है, वो शख्स कहता है जो ट्रैवलर पर्सी बायशी शैली को कह रहा है कि मैं इजिप्ट से आया हूं और मैंने क्या देखा कि दो बड़ी बड़ी टांगे पत्थर से मिलकर बनी हुई हैं और उनका ना कोई धड़ है, और वो सैंड के मतलब बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी हैं। नेयर देम, उनके करीब ही, ऑन द सैंड हाफ शंक एंड शैटर्ड वाइजेज लाइज, और उसका जो सर है, उसी जो स्टैचू वहाँ पर बेसिकली इसने एक स्टैचू देखा हुआ होता है जिसके सिर्फ टांगे मौजूद होती हैं, और बिल्कुल करीब वो कह रहे हैं कि उसके बिल्कुल करीब ही, ऑन द सैंड, बिल्कुल रेत के अंदर, हाफ शंक यानी कि आधा धसा हुआ
एक सर मौजूद है, टूटा फूटा सा सर मौजूद है, उसी वाइजेज का मतलब है लाइज, उसका सर मौजूद है, आधा धसा हुआ वहां पर पड़ा हुआ है। Whose frown and wrinkled lips, उसके चेहरे से, यहां पर बताया जा रहा है कि उसके चेहरे से, उसके चेहरे पर एक बर्बरियत मौजूद है, एक हाकमियत मौजूद है, और उसका चेहरे के जो लिप्स हैं वो रिंकल्ड हैं, यानी कि झुर्रियां मौजूद हैं उसके चेहरे के ऊपर, उसका टूटा फूटा चेहरा है, झुर्रियां हैं चेहरे के ऊपर। एंड स्नीर ऑन द कोल्ड कमांड टेल्स दैट द स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। यहाँ का मतलब, स्नीर का मतलब ये है कि वो कहता है कि उसके चेहरे के ऊपर एक गुर्राहट मौजूद है, एक गुस्सा मौजूद है। फ्रॉन का मतलब भी गुस्सा, यहाँ पे गुस्सा मौजूद है, एक गुर्राहट मौजूद है। और अ कोल्ड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, एक हाकमियत मौजूद है। पता चल रहा है कि ये किसी बहुत बड़े हाकिम का या बहुत बड़े किंग या बादशाह का जो स्टैचू है, और ये वो बता रहा है टेल दैट इट्स स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब वो शख्स जिसने वो मुजस्मा बनाया है, वो मुजस्मा साज को क्या कहते हैं, स्कल्प्टर कहा जाता है। वेल दोज पैशंस रीड, यानी कि बता रहा है कि उस शख्स जो स्कल्प्टर था उसने उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड किए हैं, और वो जो पुतला है, जो उसका स्टैचू है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो कि अभी भी जिंदा हैं, जो कि अभी भी सरवाइव की हुई हैं, उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन देखे जा सकते हैं आज भी। अगर आप देखें आपके बुक के जो फ्रंट पेज है इस चैप्टर का, उसके ऊपर भी ये पिक्चर बनी हुई है। ये तो एनिमेशन के तौर पर उन्होंने बनाई है, लेकिन जो है इजिप्ट के अंदर आज भी ये मौजूद है। तो वो कहते हैं कि एक लाइफलेस थिंग के ऊपर ये चीज़ जो है स्टैंप कर चुकी है, आज भी मौजूद है। ठीक है, तो एक उस जो स्कल्प्टर था, स्कल्प्टर ने इतने अच्छे तरीके से उसके जज्बात को, उसके एहसासात को, उसकी हाकमियत को, उसके गुस्से को इतने अच्छे तरीके से रीड करके बनाया कि उसकी जो जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो आज भी उसके जो सर मौजूद है, जो आधा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है, उसके अंदर देखे जा सकते हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम, वो हाथ जिन्होंने इसे बनाया, एंड द हार्ट दैट फीड, उसने बड़े दिल से इस मुजस्मे को बनाया था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बादशाह के बारे में जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझता था, गुरूर व तकब्बुर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद था, उसके मुजस्मे के अंदर भी जो है गुर्राहट और एक गुस्सा मौजूद है। तो वो जाहिर सी बात है, एक अगर स्कल्प्टर अगर उसका मुजस्मा नहीं बनाएगा तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देगा। तो जो स्कल्प्टर था उसने बहुत अच्छे तरीके से उस मुजस्मे के जो सामने जो उनका बादशाह था, जिसको हम रैमसेस II जिसका नाम है ऑस्मेंडियस, उसके इनर एक्सप्रेशंस को इतने अच्छे तरीके से रीड आउट किया, इतने अच्छे तरीके से उसके दिल से उसकी ये चीज़ निकली, और उसने इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया कि एक लाइफलेस थिंग, यानी कि एक पत्थर से बनी हुई चीज़, यानी कि लाइफलेस थिंग है, उसके ऊपर भी वो जो उसके निशान, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आज भी देखे जा सकते हैं, यानी कि उसने इतने दिल से बनाया था। तो यहाँ पर हमारा ऑक्टेव जो है वो कंप्लीट होता है। यानी कि पूरा अगर मैं आपको समरी करके बताऊँ तो पर्सी बायशी शैली कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो इजिप्ट से आ रहा था, और वो कहता है कि मैंने दो बड़ी बड़ी पत्थर से बनी हुई टांगे देखी जिनका कोई धड़ मौजूद नहीं था, और उसका जो सर है वो उसी के करीब आधा जमीन में धंसा हुआ मौजूद था। उसके चेहरे के ऊपर गुर्राहट थी, गुस्सा था, और एक ऐसी हाकमियत थी जो देखी जा सकती थी एक लाइफलेस थिंग के ऊपर भी। और उसके स्कल्प्टर थे, उसने बहुत अच्छे तरीके से बड़े दिल से उसको जो है उस स्कल्प्टर उस स्टैचू को बनाया था, जो एक लाइफलेस थिंग के ऊपर भी उसके जो निशानात हैं, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ऑक्टेव कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सिस्टेट की तरफ चलते हैं। अब सिस्टेट में लिखा है एंड ऑन द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल क्या होता है कि जो भी मुजस्मा होता है, मुजस्मे की एक बेस मौजूद होती है। ठीक है, बेस के ऊपर ही वो मुजस्मा खड़ा हुआ होता है इस तरीके से। तो उस बेस के ऊपर जो पेडेस्टल, उस बेस को कहा जाता है पेडेस्टल। ठीक है, उस पेडेस्टल के ऊपर जो है दीज वर्ड्स अपीयर, कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, और वो अल्फाज थे माई नेम इज ऑस्मेंडियस, मेरा नाम ऑस्मेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो, मेरे कामों को अगर आप देखेंगे, ये माइटी एंड डिस्पेयर, ये का मतलब यहां पर दी है
यानी कि इतने बड़े काम हैं कि तुम डिस्पेयर यानी कि मायूस हो जाओगे। तुम कभी भी मायूस इस वजह से होगे कि मैंने इतने बड़े बड़े काम करवाए हैं कि तुम उनको देखकर मायूस हो जाओगे इस वजह से, क्योंकि तुम ऐसे कोई काम कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जब उसने ये मुजस्समा अपना बनवाया होगा, अपना जो स्टैचू बनवाया होगा, उस वक्त उसने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के काम करवाए होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई होंगी, बहुत सारा काम करवाया होगा, जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम करवाए हैं कि आप में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और तुम मेरे कामों को देखकर क्या हो जाओगे, मायूस हो जाओगे कि तुम ऐसे काम कभी कर ही नहीं सकते। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन, कुछ बाकी नहीं है। राउंड द डिके, सारी चीजें गल सड़ चुकी हैं। ऑफ द कोलोजल रैक, उसका जो टूटा फूटा मुजस्समा है सिर्फ वही बाकी है। बाउंडलेस एंड बेयर एंड द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच्ड फार अवे। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बात बताई कि ग्रेवयार्ड आर फुल ऑफ पीपल हु थॉट देमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल, कि जो कब्रिस्तान है ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो अपने आप को अफलातून समझते थे, जो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बुर किया करते थे। तो जो फ़िरौन है, जो ओज़मेंडियस है, ये भी अपने आप पर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बुर किया करता था, और इसने अपना इतना बड़ा मुजस्समा बनाया जिसके ऊपर जो स्कल्प्टर है उसने इतने अच्छे तरीके से काम किया। तो वो ये कहता है कि मेरा नाम ओज़मेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है और मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि गरूर और तकब्बुर का सर हमेशा नीचे होता है। तो आज हम देख सकते हैं कि जहां पर उसका मुजस्समा मौजूद है, कुछ भी वहां मौजूद नहीं है। सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, सारी चीज़ें गल सड़ चुकी हैं। सिर्फ क्या है, उसके मुजस्समे का टूटा फूटा वहां पर कुछ जो है बकायाजात वहां पर मौजूद हैं। और लोन एंड लेवल, दूर दूर तक, सैंड स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक क्या है, बिल्कुल सिर्फ रेत ही रेत है जो कि दूर दूर तक हम देख सकते हैं। तो बेसिकली इस पोएम का मतलब ये है कि हमें कभी भी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी अचीवमेंट्स और छोटे छोटे मौक़ों पर हम अपने आप को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, इतना गरूर व तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी नात है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। तो दुनिया में इससे बेहतर कितने बड़े बड़े जो है शख्स आए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी शख्सियत समझा करते थे, लेकिन आज उनको कोई भी नहीं जानता। जैसे एक बहुत अजीम बादशाह थे जिनके पास इतनी दौलत थी, जिनका आप नाम सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। उनके पास इतनी दौलत थी कि 7 या 8 हाथियों के ऊपर उनके खजानों की चाबियां आया करती थी। उनके पास इतनी दौलत और इतना पैसा, उनके पास इतनी पावर मौजूद थी। उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब मेरा जनाजा लेके जाया जाए तो मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर रखना। और वो हाथ कफन से बाहर रखने का मुराद ये था कि मैं जो सिकंदर आजम हूँ, मैं दुनिया का इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरे पास कितनी दौलत थी, मैं भी जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर ही इतनी ज्यादा एग्जांपल्स बताई हैं, एग्जांपल्स दिखाई हैं। द ग्रेट जो है सुपरस्टार जिसको हम MJ द माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे आप माइकल जैक्सन को अच्छे तरीके से जानते होंगे आप। तो माइकल जैक्सन एक ऐसा शख्स था जो कहता था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, क्योंकि हर वक्त 50 डॉक्टर उसके आसपास हुआ करते थे। उसका जो है हर वक्त उसकी बॉडी के टेस्ट आउट होते रहते थे, और वो किसी से हाथ भी मिलाता था तो दस्ताना पहन के हाथ मिलाता था, ग्लव्स पहन के हाथ मिलाता था ताकि उसके हाथ पे जर्म्स न लग जाएं। वो जब खाना खाता था तो उस खाने के अंदर वो खाना 3-4 लेबॉर्ट्री से टेस्ट होकर आता था ताकि इसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद तो नहीं है जो माइकल जैक्सन की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। लेकिन उसकी मौत भी 40-50 साल की उम्र में हो गई। क्या था? सिर्फ गरूर और तकब्बुर था कि मैं दुनिया में आया हूं तो मैं 150 साल तक कम से कम जिंदा रहूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने भी हमें दिखाया कि वो शख्स जिसके पास दुनिया की हर आसाइश, हर चीज मौजूद है, वो दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसकी भी जब डेथ हुई तो वो एक जो है सस्पिशियस डेथ है, उसके बारे में आज तक लोग बात करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बताए हुए मौजज़े हैं हमारी लाइफ के अंदर कि जिस शख्स ने भी दुनिया के अंदर गरूर और तकब्बुर किया, जिसने भी ये समझा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसका सर हमेशा नीचे किया है। ठीक है, तो आई होप कि जो पोएम है ओज़मेंडियस से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।